बच्चों न्यू बुक है। सो हम आज पढ़ेंगे कि बच्चों एटॉमिक मॉडल के बारे में। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक ऑफ एमटीगेट टेस्ट। दिस इज चैप्टर नेम इज एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो आपने इस लेक्चर को बिल्कुल भी बच्चों मिस नहीं करना। ये आपके एमटीगेट पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे बेस्ट क्या है चैप्टर है, और ये जो मॉडल है ये भी क्या है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप जो लोग आए हैं हमारे चैनल पर, जो जल्दी जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, ताकि हम आप लोगों के लिए ऐसा ही कंटेंट बनाते रहें। सो बिना टाइम को वेस्ट किए बगैर बच्चों वीडियो को करेंगे स्टार्ट। तो हमारा जो टॉपिक है वो है बच्चों एटॉमिक मॉडल। कि बच्चों एटॉमिक मॉडल क्या होता है। जैसे कि गाड़ी के मॉडल की बात नहीं कर रहे कि वो वीगो है, जीएलआई है, क्रोला है, इसी नहीं, हम एटम के मॉडल की बात कर रहे हैं। अब देखिए हमारे पास 1808 में एक साइंटिस्ट आया। यहाँ पे इल्म में इजाफा करने के लिए मैंने लिखा है जिसका नाम है जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन ने एक मॉडल दिया जिसका नाम है बिलेट मॉडल ऑफ एटम। उसने बोला कि जो एटम है वो एक सॉलिड बॉल की तरह है। एटम क्या है, एक सॉलिड बॉल की तरह है, उसके अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, हम जानते हैं कि उसके अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल एकदम खाली है। इसने ये थ्योरी में बताया 1808 में। थ्योरी इसकी डेट्स को आपने अंडरस्टैंड करना है। उसके बाद 1900 में आया जे थॉमसन। जे थॉमसन ने एक थ्योरी दी प्लम पडिंग मॉडल ऑफ एटम। इसने बोला, इसको पता चल चुका है कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन भी होते हैं और प्रोटॉन भी होते हैं, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में आपको बता दिया था। अब मैं बार बार रिपीट करूंगी तो टाइम ज्यादा जाएगा। तो इसने एक प्लम पडिंग मॉडल ऑफ एटम में ये कहा कि जो एटम है वो उसका न्यूक्लियस नहीं होता, और प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन दोनों साथ में होते हैं। लेकिन बच्चों ऐसा नहीं होता, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं और ये अराउंड न्यूक्लियस होता है। तो ये भी बात इसकी रॉन्ग हो गई, लेकिन उस वक्त ये सही था। उसके बाद इसके बाद 11 साल बाद आया रदरफोर्ड ने बताया न्यूक्लियस ऑफ एटम, कि एटम के अंदर क्या होता है बच्चों, न्यूक्लियस होता है। सो ये रदरफोर्ड ने बताया। उसके बाद बच्चों 1913 में ही 2 साल बाद ही ये आ गया जिसका नाम है नील बोहर। नील बोहर मेरे ख्याल से बहुत इंटेलिजेंट साइंटिस्ट है। इसने सोलर सिस्टम एटॉमिक मॉडल दिया। उसने कहा फॉर एग्जांपल एक सन है बच्चों, एक सन है। अब सन के गिर्द क्या होते हैं, प्लेनेट इस तरीके से रिवॉल्व करते हैं। तो उसने बताया कि जो मतलब कि उसने 1913 में ये बताया कि ये ऑर्बिट्स की तरह, मतलब कि इसने बताया कि ये प्लेनेट्स की तरह क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। इसने बिल्कुल सही बताया, इलेक्ट्रॉन ऐसे ही करते हैं। और उसने ये भी बताया कि जो ऑर्बिट है उसे आप शेल भी कह सकते हो, ऑर्बिट को आप बच्चों एनर्जी लेवल भी कह सकते हो, ऑर्बिट को बच्चों आप स्टेशनरी भी कह सकते हो। सही है, बहुत इंटेलिजेंट साइंटिस्ट है। सही, हम अब यहाँ इसको क्या कर लेते हैं, रिमूव कर देते हैं। सही बच्चों, अब हम पढ़ते हैं अपने डिफेक्ट्स रदरफोर्ड के। क्या डिफेक्ट्स थे बेचारे के। अब ये डिफेक्ट है बच्चों इसके, 1926 वाली हमने बात नहीं की, जिसका नाम है अर्विन स्कॉर्डिंगर। इसने क्वांटम मैकेनिकल मॉडल दिया। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट मॉडल, जिसकी मदद से नील बोहर ने रदरफोर्ड को गलत साबित किया। इसे प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से, जो कि 1926 में अर्विन स्कॉर्डिंगर ने दी थी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है। सही है। अब हम डिफेक्ट ये था कि उसने बोला जब इलेक्ट्रॉन अपने न्यूक्लियस के द्वारा न्यूक्लियस के गिर्द जब रिवॉल्व करते हैं तो वो एनर्जी को क्या करते रहते हैं, कंटिन्यूअसली इमिट करते रहते हैं। वो कभी रुकते नहीं है, कंटिन्यूअसली इमिट करते रहते हैं। तो पहला डिफेक्ट ये था। दूसरा बच्चों डिफेक्ट ये था कि वो कंटिन्यूअसली जब एनर्जी इमिट करते हैं तो जो स्पेक्ट्रम है वो कंटिन्यूअस बनना चाहिए। उसने कहा लेकिन वहां पर लाइन स्पेक्ट्रम रहा है, तो एटम में बनता ही लाइन स्पेक्ट्रम है, ये हम पढ़ेंगे। सही है बच्चों, इस वजह से रदरफोर्ड के डिफेक्ट्स बोहर ने निकाले, इसको यूज करके प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी को। अब आपने समझना है बच्चों प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी होती क्या है, बहुत दिल जान लगाएंगे तभी ये टॉपिक समझ आएगा, वरना नहीं आएगा। अब देखिए मैक्स प्लैंक वाज जर्मन फिजिसिस्ट
नोबेल प्राइज भी मिला। सही है। मेन पॉइंट्स इसकी ये है, सबसे पहले आप क्वांटा का मतलब समझे। क्वांटा का मीनिंग होता है बच्चों पैकेट्स ऑफ एनर्जी, पैकेट्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी के पैकेट्स, उसे हम क्या बोलते हैं, क्वांटा बोलते हैं। पहले इलम में इजाफा होना चाहिए। उसके बाद एनर्जी इज एब्जॉर्ब एंड रिलीज्ड ऑफ पॉकेट्स ऑफ, क्या बोलते हैं, क्वांटा का मतलब है बच्चों पैकेट्स ऑफ एनर्जी। सही है। यानी कि एनर्जी एब्जॉर्ब और रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स, तो हम उसे क्या बोलते हैं, क्वांटा बोलते हैं। देखिए बच्चों, जो क्वांटा होता है लाइट का, लाइट का जो क्वांटा होता है उसे आप फोटोन बोलते हैं, अकेली लाइट का। अगर एक्सरे, गामा रेस, यूवी रेस, तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों, डिफरेंट डिफरेंट क्या हो जाएगा, क्वांटा हो जाएगा। उसके बाद एनर्जी क्वांटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन है फ्रीक्वेंसी के। अब देखें, एनर्जी का और फ्रीक्वेंसी का डायरेक्टली रिलेशन है, लेकिन एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का क्या है हमारे पास, इनवर्सली रिलेशन है। अगर बच्चों आपकी एनर्जी बढ़ेगी तो आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, अगर ये दोनों कम हो जाएंगी तो आपकी वेवलेंथ बढ़ जाएगी। सही है। इसका वेवलेंथ का क्या है, आप लोगों के पास इनवर्सली रिलेशन है। उसके बाद हमारे पास है बोहर एटॉमिक मॉडल, बोहर एटॉमिक मॉडल। तो बोहर एटॉमिक मॉडल जो है वो क्या हुआ, उसने रदरफोर्ड के डिफेक्ट्स दिए, जो कि मैंने आपको बताया। नील बोहर मिस्टेक निकाली रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल की यूजिंग प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। तो इसकी क्वांटम थ्योरी की यूज करते हुए नील बोहर ने रदरफोर्ड की मिस्टेक निकाली और सही तरीके से इसे डिफाइन किया। मेन पॉइंट ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल, जो मेन पॉइंट है कि एनर्जी एब्जॉर्ब होती है इन द फॉर्म ऑफ क्वांटा, कि एनर्जी एब्जॉर्ब होगी इन द फॉर्म ऑफ क्वांटा में। लेकिन फर्स्ट पॉइंट आप लोगों को पता होनी चाहिए कि जो एनर्जी है, ये आप लोगों के मैं क्या बना रही हूँ, दिस इज अ न्यूक्लियस, दिस इज अ फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड एंड थर्ड ऑर्बिट। तो इसने बताया कि जो एनर्जी है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है, वो जब रिवॉल्व करते हैं तो उस रिवॉल्व वाले पार्ट को हम बोलते हैं ऑर्बिट कहते हैं, या फिर हम उसे शेल कहते हैं, या फिर हम उसे एनर्जी लेवल कहते हैं, या फिर हम उसे क्या बोलते हैं, स्टेशनरी कहते हैं। क्या बोलते हैं, स्टेशनरी कहते हैं। ये चारों नाम से हम इसे क्या करते हैं, बुलाते हैं। सेकंड बच्चों ये है कि जब इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में मूव करेगा तो वो ना ही एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा ना ही रिलीज करेगा। इसकी दूसरी पॉइंट है। सही है, इसे हमने देखना है। सेकंड नंबर पे बच्चों ये थी कि थर्ड ये था, थर्ड चीज आप लोगों ने देखनी है, जब आप लोगों के जो हायर से लोअर में जाएंगे या लोअर से हाई में जाएंगे, यानी कि आपके इलेक्ट्रॉन्स, अगर वो बच्चों लोअर से हायर में जाते हैं तो आपकी एनर्जी बच्चों वहां पर क्या हो जाएगी, एब्जॉर्ब हो जाएगी। अगर आपके इलेक्ट्रॉन हायर से कहाँ जा रहे हैं, लोअर में जा रहे हैं, तो आपकी बच्चों एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। एनर्जी बच्चों क्या होगी, रिलीज होगी। सही है बच्चों, ये पॉइंट आपने क्या करनी है, याद रखनी है। पांचवी पॉइंट ये है। छठी ये कि अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब कितनी हुई है, रिलीज कितनी हुई है, ये आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। उसके बाद एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट इज द इंटीजर मल्टीपल है। अब देखिए एंगुलर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन और ऑर्बिट का वो इंटीजर है, h इज इक्वल टू 2 पाई। आपने मोमेंटम पढ़ा होगा, p इज इक्वल टू mv। सही है। लीनियर मोमेंटम वो होता है जो बिल्कुल स्ट्रेट होता है, और हम एंगुलर मोमेंटम की बात करें क्योंकि सर्कुलर में आपका मूव करता है, इस वजह से इंटीजर मल्टीपल है वो इसका, इंटीजर मल्टीपल है h 2 पाई का। सही है। उसके बाद mvr, यहाँ पर आप मालूम करेंगे नंबर ऑफ शेल, नंबर ऑफ शेल पुट करेंगे इस फॉर्मूले में आपको नंबर, इसे हम बोहर क्वांटिजेशन बोलते हैं। सही है बच्चों। अब ये जो एंगुलर मोमेंटम है, आप इसको बच्चों फाइंड कैसे करेंगे, सेकंड शेल का, तो हम फॉर्मूला बच्चों ये वाला इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर हम नंबर ऑफ शेल की वैल्यू पुट करेंगे, जैसे कि हमने सेकंड शेल मालूम करना है, सो आपको 2 यहाँ पर पुट करना है, क्योंकि नंबर ऑफ शेल और यहाँ h और यहाँ से कट कर देना है, तो आपका राइट ऑप्शन यहाँ से आप लोगों को देखना है। तो यहाँ क्या है, h इज इक्वल टू पाई। तो ये आपका क्या है बच्चों, एंगुलर मोमेंटम। आप इवन नंबर में आएगा, चौथा, छठा, 8वां, 10वां,
जो भी आप बच्चों क्या कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।